अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं। जस्ट अ मिनट। चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं। ये ड्रग मेडिसिन पॉइजनिंग और इसकी मैनेजमेंट वगैरह की बात करेंगे। इसमें ड्रग वाले जो रूल्स दिए हुए हैं, डेंजरस ड्रग एक्ट्स वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसकी अलग से मैंने वीडियो डाली हुई है। वो यहाँ पर से नहीं, मैंने नोट से तैयार किए हैं। और जो एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है फ्रॉम NRA, वो मैं बस यहाँ पर बता रही हूँगी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने ऊपर कहानी कराई हुई है। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि शुरू वक्तों से ही ड्रग अब्यूज़ कॉमन है और तब भी इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कोशिशें की जाती रही हैं। जैसे अरब्स के ज़माने में उस बंदे के दांत निकाल दिए जाते थे जो कि ड्रग अब्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व होता था। किंग जेम्स ने टोबैको पर टैक्स बढ़ा दिया और इसी तरह चर्चेज़ वगैरह ने भी अपने तौर पर कोशिश की है। असेंबली ऑफ लीग ऑफ नेशंस ने भी इसके सिलसिले में कोशिश की है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि हमने पढ़ा था कि रजिस्टर मेंटेन करना होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो RMP ने खुद करना है, वो अपनी सुपरविजन में मेंटेन कर सकता है रजिस्टर। ठीक है, करवा सकता है। अब जो डेंजरस ड्रग रूल है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं फॉर इट्स इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। अमेंडमेंट्स दो हैं। पहली अमेंडमेंट ये है कि पनिशमेंट्स फेयर की गई है, यानी डेथ पेनल्टी है या फिर जो लोग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, ड्रग की आमदोरफ्त कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपर्टी उनकी हथिया ली जाती है। पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है इन एडिक्ट्स का वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आजकल जो चीज़ इन है वो ये है कि ह्यूमन कैरियर्स आ गए हैं वक्त के साथ साथ, कि लोग अपने अंदर ले जाते हैं, कैप्सूल्स की फॉर्म में ड्रग को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, जिसमें बॉडी पैकर सिंड्रोम का जिक्र आ जाता है। जब नोट्स दूसरी वीडियो में हमने बात की तो हमने 2 ड्रग एक्ट्स की बात की थी। यहाँ पर तीसरा ड्रग एक्ट लिखा हुआ है, दैट इज़ 1940 वाला ड्रग एक्ट, जिसको फिर रिप्लेस कर दिया गया था विद ड्रग जेनरिक नेम एक्ट। अब करंटली ऑपरेटिव कौन सा एक्ट है, दैट इज़ 1976 वाला एक्ट। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि जब किसी ड्रग को रजिस्टर करना होता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। ठीक है, और उसके लिए पूरा एक रजिस्ट्रेशन बोर्ड होता है जिसमें 7 लोग होते हैं। अब कौन कौन से 7 लोग हैं उसके अंदर, बेसिकली DG हेल्थ आ जाता है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ, डिप्टी डायरेक्टर जनरल आ जाता है हेल्थ का। क्लिनिकल सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर चाहिए, आपको फार्मा का प्रोफेसर चाहिए, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट चाहिए, आर्मी मेडिकल कॉर्प का मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहिए, और इसके अलावा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मेंबर चाहिए। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होती है लाइसेंसिंग बोर्ड, जिसको हमने वहाँ पर भी जिक्र किया था। इसमें डायरेक्टर जनरल हेल्थ होता है, आपको 2 मेंबर चाहिए होते हैं, सेक्रेटरी चाहिए होते हैं पंजाब और सिंध से, जो कि प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स के मेंबर होते हैं। फिर आपको फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल चाहिए होता है, आपको मेडिकल प्रोफेशनल चाहिए होता है, आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अगेन मेंबर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये है कि कंपोजिशन क्या है रजिस्ट्रेशन बोर्ड की, और यहाँ पर है कि कंपोजिशन क्या है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड जो होता है वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा होता है ड्रग का, जो कि उनको चाहिए होता है। उसके बाद इसकी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में क्या है कि सुसाइडल केस की बात हो रही है। अगर तो सुसाइडल केस के पास कोई डब्बी पड़ी मिली है तो ज़रूरी नहीं है कि वही सिर्फ यूज़ हुआ है पॉइज़न, कम्बिनेशन ऑफ पॉइजन्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है उसमें सेल्फ मेडिकेशन होती है या फिर थेरेपेटिक मिस एडवेंचर्स के केस में होता है, यानी एडिक्शन है या अबॉर्शन है तो उसके केस में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है। आपने अगर सुसाइडल केस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो देखना है कि पूछ लेना है कोई नोट या कोई मेडिसिन वगैरह आपको पास से तो नहीं मिली। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और आ जाती है कि आपने जो डिजीज़ वगैरह होती हैं या फिर किसी और एलर्जी की वजह से कोई रिएक्शन हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है फ्रॉम द पॉइजनिंग। अब इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ आ जाती है कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है किसी भी डिज़ीज़ वगैरह को फ्रॉम कि ये पॉइजनिंग केस है। तो अगर तो पॉइजनिंग केस है तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो सडनली अपेयर होते हैं और पर्सन बिफोर दैट वाज इन गुड हेल्थ। दूसरी बात यह है कि कोई चीज़ उससे पहले ली होती है, खाई पी होती है जिसके अंदर पॉइजन शामिल होता है, या मेडिसिन ली है जिसमें से ये फिर हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोगों ने वो पॉइजन लिया था उन सब के यही साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, टॉलरेंस का बाकी पता है कि क्या होती है। आगे आ जाते हैं कि पॉइजनिंग एंड डिजीजेस कॉजिंग सिमिलर साइन एंड सिम्टम। कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि कुछ पॉइजन्स भी कॉज कर रहे होते हैं और कुछ डिजीजेस भी कॉज कर रही होती हैं उन्हीं साइन एंड सिम्टम को। इसमें जैसे वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग हमें पता है कि इन डिजीज़ में होती है। एसिडोसिस, एब्रियन ट्यूमर है, कॉलेरा है, और पॉइजन्स अगर देखें तो कई हैं, 3A या 4A याद रखे जा सकते हैं, VA या AV से, एक्वानाइट, अल्कोहल, एंटीमनी और आर्सेनिक। फिर उसके बाद कोमा में देखें तो वो भी कई डिजीज़ हैं जो कि हमें पता है कौन कौन सी कॉज कर रही होती हैं। चंद के नाम लिए जाएँ तो एपिलेप्सी, एक्लिम्सिया, थ्रोम्बोसिस, हेमरेज है, एसिडोसिस, ब्रेन की डिजीज़ है, सेरिब्रल हेमरेज है। और इसमें कौन कौन से पॉइजन्स कॉज कर रहे होते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड C से ही है, C और आगे फिर इसमें C ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म।
डायलेशन ऑफ प्यूपिल कौन कौन कॉज कर रहा होता है, तो बेसिकली डायलेशन के अंदर डी से डायलेशन है, तो सी से कोकेन है और बी से बेलेडोना है, BCD। और डिजीजेज ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है या फिर ऑक्यूलोमोटर पैरालिसिस हो सकता है। कंट्रैक्शन कौन से कॉज कर रहे होते हैं पीपल की, उसमें 2 पी हैं, फाइजोस्टिग्मीन और पाइलोकार्पिन है, और कोई भी CNS की डिजीज़ है तो उसकी वजह से कंट्रैक्शन हो जाती है। रेस्पिरेशन को स्लो कर रहे होते हैं ओपियम और हिप्नोटिक्स, और अगर कंप्रेशन हुआ है ब्रेन का तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है। रेस्पिरेशन रैपिड हो जाती है इन द केस ऑफ DC कार्बन डाइऑक्साइड एंड कोकेन, और रेस्पिरेटरी डिजीज़ हिस्टेरिया वगैरह के अंदर भी हो जाया करती है। डेलेरियम प्रेजेंट होते हैं DAC, डेलीरियम, एट्रोपिन और कैनबिस, और डेलीरियम ट्रेमेंस, और जो ब्रेन की डिजीज़ होंगी एनकेफ्लाइटिस है वो जो आ जाती है, एपिलेप्सी है, मेनिंजाइटिस है, डिस्निया जो होता है वो CC अगेन आ गया है, यहाँ पर भी CC था। रैपिड रेस्पिरेशन के अंदर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना है, मिक्स नहीं करना। कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड्स, और यहाँ पर आए तो मेडेला का लेयन है, वेगस का लेयन है। साइनोसिस पर आए तो बेंजीन वाली चीज़ें, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पर आए तो अगेन मेडोला का लेयन है, वेगस का लेयन है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह। आगे चलें तो यहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि साइन और सिम्टम्स स्पेसिफिक कॉज कर रही होती हैं, हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये तो यही वाली पॉइजनिंग मौजूद होगी, ठीक है। अगर पेशेंट आया उसके पिन पॉइंट प्यूपल्स हैं, वॉमिटिंग कर रहा है, साथ साथ उसकी शैलो ब्रीथिंग और स्लो ब्रीथिंग है, और एंड पर अनकॉन्शियस हो जाता है, तो ये ओपिएट पॉइजनिंग है। लेकिन अगर पेशेंट आया है और उसकी कॉन्शियसनेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, लेकिन अलबत्ता उसका चेहरा लाल हुआ हुआ है और डेफनेस है और बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और स्वेटिंग हो रही है, ओवर ब्रीथिंग हो रही है, तो सैलिसाइलेट्स हैं। बारबिचुरेट्स और TC अगर किसी ने लिए हुए हैं तो अगेन कॉन्शियसनेस इफेक्ट हो रही होती है, ब्लिस्टर्स मौजूद होते हैं प्रेशर एरियाज़ पर। एडिक्ट्स के पास पंक्चर मार्क्स मिलेंगे, और उन्होंने क्या किया होता है, टैटू मार्क्स के अंदर अपने पंक्चर मार्क्स छुपाने की कोशिश की होती है। फिर है अनअब्जॉर्ब पॉइजन को किस तरह से रिमूव करते हैं, इसको आगे देखते हैं।